Hello friend, welcome to our channel Ingate Adda. This is part 3 of ESC question series of strength of material. तो इससे पहले दो वीडियोज क्वेश्चन सीरीज का चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, ठीक है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक कवर किए थे। तो आज उस फर्दर जो हम क्वेश्चन सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। पार्ट 2 में अपन जो है क्वेश्चन नंबर 51 तक देखे थे। लेट अस सी फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 52। 52 से देखते हैं आज, ठीक है। 52 क्वेश्चन क्या बोलते हैं। नाउ यू कैन सी द हियर इन द क्वेश्चन नंबर 52, द स्ट्रेन एंड स्ट्रेस सिस्टम ऑफ ए बार ऑफ ए लेंथ L subjected to an axial pull will be same whether the both ends of the bar are free or and one end is fixed and other end is free। बिल्कुल सही है। दैट मीन्स इसका मीनिंग ये है, बोलने का मतलब ये है क्वेश्चन का 52 नंबर क्वेश्चन। तो 52 नंबर का बोलने का मीनिंग ये है, देखिए आप 52 नंबर क्वेश्चन का। सपोज ये एक बार है, ठीक है, ये दोनों ओर से फ्री है और इसके ऊपर आप पी लोड लगा देते हैं। पी लोड ऐसे लगा रहे हैं और एल लेंथ है, ठीक है। तो इसमें इलोंगेशन कितना होगा, पी एल बाई ए। पी एल बाई ए। तो उसी तरह से बोल रहा है, जो जब हम इसको एक साइड से फिक्स कर दें, जब अपन इसको एक साइड से फिक्स कर दें और दूसरे साइड से ऐसे लोड लगाएं, तो ये दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगेन यू आर गेटिंग द सेम पी एल बाई ए, ओके, सेम इलोंगेशन। तो वही बोल रहा है यहाँ पे, द स्ट्रेन एंड स्ट्रेस सिस्टम फॉर ए बार ऑफ लेंथ L सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल will be same whether both the ends of the bar are free or one end is fixed and other end is free, ठीक है। So this statement is perfectly correct. Now coming to the statement 2, that means region, rigid body displacement have no effect on the elastic deformation। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इस ये भी हमने जो है फर्स्ट चैप्टर में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का फर्स्ट चैप्टर में जो है फर्स्ट वीडियो लेक्चर जो है आपको मिलेगा, उसमें ये डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 1 जो वीडियो होगा वो आप देख लीजिए, पार्ट 1 वीडियोस, ठीक है। पार्ट 1 कॉन्सेप्ट का, क्वेश्चन का नहीं, कॉन्सेप्ट का, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए, पूरा डिटेल में समझ आ जाएगा। बाय द वे मैं बता देता हूँ यहाँ पे रीजन का मतलब क्या है। यहाँ पे व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस, रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, सपोज ये बॉडी है, ये बॉडी है, इसको नीचे रखा हुआ है और इसके ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है। अब इधर से फोर्स नहीं लग रहा है तो कोई भी रिस्ट्रेंट नहीं है, तो ये आराम से मूव करेगा आगे की ओर, ठीक है, आगे की ओर मूव करेगा। तो इसको बोलते हैं रिजिड बॉडी मोशन। तो रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट जब होगा तो इसमें के शेप में कोई चेंजेस नहीं होगा, ये नहीं तो इलोंगेट वगैरह कुछ नहीं होगा, ठीक है। इट विल नॉट गोइंग टू इलोंगेट, इट्स गोइंग टू मूव, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बट रीजन जो है उसको असर्शन से कोई मीनिंग नहीं है। असर्शन अपना एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है और सही है, रीजन भी अपना एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है और सही है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी होगा। बोथ द स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सी द क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं क्या है, सॉरी 53। क्वेश्चन नंबर 53 बोला द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए मटेरियल इज ट्वाइस इट्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। बल्क मॉडुलस के होता है, ठीक है। बल्क मॉडुलस क्या होता है, के, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, जी। तो बल्क मॉडुलस जो है वो 2 टाइम्स है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के, ठीक है, 2 ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। द पॉइजन रेशियो, तो पॉइजन रेशियो क्या होता है, पॉइजन रेशियो होता है 3k - 2g डिवाइडेड बाय 6k + 2g, ठीक है। ये होता है पॉइजन रेशियो का KNG में फॉर्मूला, ठीक है। आपको यदि ये नहीं पता है तो आप जो है वीडियो लेक्चर जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो पार्ट 6 वीडियो होगा उसका 9 मिनट 20 सेकेंड पे जाके देख लीजिए, आपको डिटेल में, सॉरी ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो पार्ट 7 वीडियो है 52 मिनट पे जाइए, सारे के सारे फॉर्मूला मिल जाएगा आपको। चलिए देखते हैं, यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो k = 2g बोल रहा है, तो यहाँ पे 2g पुट कर दिया तो ये हो गया आपका 6g - 2g डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 2g पुट किया तो ये हो गया 12 + 2, ठीक है जी। सो ऊपर में हो गया आपका कितना, 6 में से 2 गया आपका 4 डिवाइडेड बाय 14, 2, 7, सो 2/7। सो आंसर विल बी बी हियर, ओके। आई थिंक यू गॉट दिस आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। नो, ये क्वेश्चन जो क्रिप से रिलेटेड है। क्रिप क्या होता है,
क्रीप में पहले बता दूं, इट इज नथिंग बट द टाइम डिपेंडेंट परमानेंट डिफॉर्मेशन, टाइम डिपेंडेंट permanent deformation under sustained loading, deformation under sustained loading, ठीक है। तो ये जो है क्रीप के बारे में डिटेल में हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो पार्ट 6 वीडियो लेक्चर है उसका 9 मिनट 20 सेकेंड पे आप चले जाएंगे तो डायरेक्टली आपको क्रीप से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा, ठीक है। बाय द वे क्रीप क्या है, टाइम डिपेंडेंट परमानेंट डिफॉर्मेशन है, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और ये डिफॉर्मेशन कैसा है, परमानेंट डिफॉर्मेशन है, दैट मीन्स प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। और ये कब होता है, जब अंडर सस्टेन लोडिंग, दैट मीन्स स्टैटिक लोडिंग लग रहा है अंडर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो अब देखते हैं इसका ऑप्शन ए बोला टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन ऑफ द मटेरियल, बिल्कुल सही, इट इज अ टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन, ठीक है। तो बाकी सब देखने का भी जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं बाय द वे, ठीक है। सो आंसर ए इज अ करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ रेजिलियंस। तो रेजिलियंस क्या होता है, ये हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 6 27 मिनट 20 सेकेंड, आप सीधा जा सकते हैं, यहाँ पे रेजिलियंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए रेजिलियंस क्या होता है, रेजिलियंस होता है कोई भी बॉडी का एनर्जी एब्जॉर्ब करने का टेंडेंसी अप टू द इलास्टिक लिमिट। तो सपोज दिस इज द इलास्टिक लिमिट, तो इलास्टिक लिमिट में वो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जब उस पे लोडिंग लगाया जाएगा। तो सो इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी अप टू द इलास्टिक लिमिट, ठीक है, इलास्टिक लिमिट तक, और उसके बाद उसको अनलोडिंग करेंगे तो ये सारा का सारा जो एनर्जी दिख रहा है, ये एनर्जी, ये सारा का सारा एनर्जी रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा ऑप्शन से आप देखिए, रेजिलियंस इज रिकवरेबल स्ट्रेन एनर्जी, बिल्कुल सही, जो भी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हुआ वो रिकवर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द रेजिलियंस, आंसर विल बी बी, ओके। सो आई थिंक अप टू दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं क्या है। Question number 56. Let's see the question number 50. So let us see the question number 56. So this is the question of assertion and region type. Now read the assertion. Normal stress of one nature, compressive or tensile, acting along one of the three orthogonal axes. Now what's the meaning of this? Suppose if I am going to draw a cube, ठीक है। So this is one of the axis, this is another, there are three axes, ठीक है, x y and z, these are the orthogonal axes, ठीक है। सपोज कोई भी एक्सिस, ये x एक्सिस में हमने एक स्ट्रेस लगा दिया x एक्सिस में, ठीक है। तो स्ट्रेन जो है x में कितना होगा, सपोज दिस इज x y and z, दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो स्ट्रेन इन द x विल बी stress divided by Young's modulus, strain in the y will be mu times of minus of mu times of strain in the x, and Ez will be minus of mu times of, ठीक है। तो हुआ क्या, x के डायरेक्शन में तो टेंसाइल स्ट्रेन है, इलोंगेटिव है, बाकी दो जो डायरेक्शन जिसको हम लेटरल डायरेक्शन बोलते हैं, लेटरल, उसमें क्या है, कंप्रेसिव है, माइनस में आएगा, ठीक है। तो इसके बारे में यदि आपको ज़्यादा डिटेल में जानना है तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 7 वीडियो लेक्चर देख लीजिए, तो आपको डिटेल में पता चलेगा ये कहाँ से आता है ये चीज़ें, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, तो इसमें पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। एक्टिंग अलोंग वन ऑफ द थ्री ऑर्थोगोनल एक्सेस ऑफ ए मेंबर विल प्रोड्यूस द स्ट्रेन ऑफ द सेम नेचर इन इट्स डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में टेंसाइल लग रहा, तो इसी के सेम डायरेक्शन में टेंसाइल ही डेवलप हुआ, टेंसाइल स्ट्रेन ही डेवलप हुआ, ठीक है। तो सेम स्ट्रेन ऑफ द सेम नेचर इन इट्स डायरेक्शन एंड स्ट्रेन ऑफ अपोजिट नेचर अलोंग द अदर टू डायरेक्शन। तो यहाँ पे आप देखिए जो इसके अलावा डायरेक्शन है वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेन डेवलप हुआ है वो इसके अपोजिट डेवलप हुआ है, ये टेंसाइल था तो ये दोनों कंप्रेसिव डेवलप हुआ है। सो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, असर्शन इज करेक्ट। नाउ कमिंग टू द रीजन, सम ऑफ द स्ट्रेन अलोंग द थ्री ऑर्थोगोनल एक्सेस इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो अपने को पता है जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है दैट इज नथिंग बट द स्ट्रेन इन द डायरेक्शन बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। समेशन ऑफ ऑल द थ्री
लीनियर स्ट्रेन, ठीक है, इन दो तीनों का समेशन होता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट सही है। बट ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है और नीचे वाला जो स्टेटमेंट है, इन दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। रीजन जो है इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। सो बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिपेंडेंटली करेक्ट, सो आंसर विल बी हियर। आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट। आई डोंट थिंक यू हैव एनी डाउट टिल नाउ। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके, so okay, let us see the question number 57. So question number 57 देखते हैं क्या है। You can read here a rigid bar of AC, you can see here a rigid bar of AC supported by the three rods, ठीक है। बोला 3 रॉड से सपोर्टेड है, नीचे आप डायग्राम देख सकते हैं। 3 रॉड सेम मटेरियल है। मटेरियल सेम का मतलब क्या हो गया? बार का यंग्स मॉडुलस सेम है, पॉइजन रेशियो सेम है, सब सेम है, ठीक है। एंड इक्वल डायमीटर, दैट मीन इसका डायमीटर डायमीटर इक्वल है, मटेरियल भी सेम है। द बार एसी इज इनिशियली हॉरिजेंटल, जो बार एसी है, ये वाला बार के बारे में बात हो रहा है, वो हॉरिजेंटल है, ओके। अब फोर्स पी इज अप्लाइड, यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई हुआ है, सच दैट बार एसी कंटिन्यू टू रिमेन हॉरिजेंटल। तो ये जो है बाद में भी लोड लगाने के बाद भी ये हॉरिजेंटल रहेगा, ठीक है। एसी कंटिन्यू टू रिमेन हॉरिजेंटल, अब जब लोड लगाएं तो क्या होगा? ये इलोंगेट हुआ होगा, कुछ नीचे आया होगा, ठीक है। अब बोल रहा है जो इलोंगेट होने के बाद भी ये हॉरिजेंटल रहेगा। अब इलोंगेट होने के बाद भी जब हॉरिजेंटल रहेगा तो इसका सीधा मतलब है जितना यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुआ, लेट्स से दिस इज द डेल्टा 1 एंड दिस इज डेल्टा 2, दोनों सेम होगा। डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 बिकॉज द AC रिमेन्स हॉरिजेंटल, डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2, ठीक है। लेट अस assume that this bar is carrying a force of P1. Let us assume that this bar is carrying the force of P1 and this long bar carrying the force of P2. So this smaller bar will also carry the force P1 because of the symmetry. Okay, now the length of this bar is twice of L1, here it's L1. Now if I am going to calculate here the elongation, delta 1 equal to P1 L1 by A1 E, okay. And here if you are going to calculate delta 2 equal to P2 twice of L1 PL by AE, A तो सेम ही है दोनों का, मटेरियल भी सेम है, ठीक है। तो मतलब एक चीज़ तो समझ आ, डेल्टा 1 जितना होगा उतना ही डेल्टा 2 होगा, और डेल्टा ये भी तो उतना ही सेम ही होगा। तो मैं इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो इक्वेट जब कर देंगे यहाँ से तो अपने को पता चल रहा है जो P1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ P2 आएगा, P1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ P2 आएगा। चीज़ें क्लियर है? P1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ P2 आएगा। नाउ सी हियर, अपने को पता है ये तीनों का यदि सम करें हम, P1 प्लस P2 प्लस अगेन P1 प्लस P2 प्लस P1, दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस P, दैट मस्ट बी इक्वल टू P, ठीक है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपने को पता चला P1 जो ट्वाइस ऑफ P2 है, तो पुट करते जाओ, ट्वाइस ऑफ P2 प्लस ट्वाइस ऑफ P2, दैट शुड बी इक्वल टू P। सो 5 टाइम्स ऑफ P2, दैट शुड बी इक्वल टू P। सो P2 इक्वल टू 0.2 ऑफ P। सो P2 के बारे में अपने को पता चल गया, 0.2 टाइम्स ऑफ P है, ओके। सो P1 कितना हो जाएगा? 0.4 टाइम्स ऑफ P देन। सो व्हाट शुड बी द आंसर? तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा A, ठीक है। समझ कर पा रहे? तो फोर्स पूछा, फोर्स इन ईच ऑफ द शॉर्टर बार एंड इन लॉन्गर बार। तो पहला है शॉर्टर बार में कितना फोर्स था? P1। तो P1 का वैल्यू कितना आया? P1 का वैल्यू 0.4 P आया। तो ठीक है, शॉर्टर बार का 0.4 और लॉन्गर बार का 0.2। सो दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन था बट अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 58. इट इज अ मेंबर हैविंग द लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A। तो एक मेंबर है जिसका लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? A है। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E is subjected to an axial load W. The strain energy stored in the member. तो ये एक मेंबर है, मेंबर में का जो लेंथ कितना है? L दिया हुआ, ठीक है। तो इसमें जब लोड लगाएंगे तो इसमें इलोंगेशन होगा डेल्टा L। लेट अस सी द इलोंगेशन इज डेल्टा L इलोंगेशन हुआ। तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है?
तो स्ट्रेन एनर्जी होता है, स्ट्रेन एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ लोड इंटू डिफ्लेक्शन डेल्टा एल, हाफ ऑफ डब्ल्यू इंटू डेल्टा एल, दिस इज द स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, तो स्ट्रेन एनर्जी हाफ ऑफ डब्ल्यू इंटू डेल्टा एल, डेल्टा एल को क्या लिख सकते हैं अपन, डब्ल्यू एल बाय ए ई। ठीक है, सो डब्ल्यू एल बाय ए ई, सो ये यहाँ से फाइनल कितना आ जाएगा स्ट्रेन एनर्जी, डब्ल्यू स्क्वायर एल बाय ट्वाइस ए ई। सो दिस इज द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बार। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। सो आंसर सी इज करेक्ट, डब्ल्यू स्क्वायर एल बाय ट्वाइस ऑफ ए ई। ओके, दिस इज क्लियर। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या पूछा आपका, इलास्टिक लिमिट इज द पॉइंट। इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट क्या होता है, तो उसके बारे में पूछा आपने से। ठीक है, नो इलास्टिक लिमिट जो ये जो है, आप जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 4 जो है उसमें भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, आप नहीं देखे तो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये इजीली बन जाएगा। सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इलास्टिक लिमिट हियर। तो सपोज ये जो बॉडी है इसके ऊपर लोड लगा रहे हैं, लोड लगा रहे हैं तो कुछ इलोंगेशन हो रहा है। ठीक है, अब यदि इस लोड को हटा दिया जाए तो वो अपने पोजीशन पे वापस रिटेन हो जाएगा, रिगेन कर लेगा अपना शेप, दैट इज द इलास्टिक लिमिट। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, अप टू विच स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो अप टू विच स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दैट इज नॉट इलास्टिक लिमिट, दैट इज द प्रोपोर्शनल लिमिट। वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी देखते हैं, एट विच इलोंगेशन टेक प्लेस विदाउट अप्लीकेशन ऑफ एडिशनल लोड। ठीक है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो चलिए सी पे देखते हैं, अप टू विच इफ द लोड इज रिमूव्ड ओरिजिनल वॉल्यूम एंड शेप आर रीगेन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट मीन्स in the elastic limit, if you are going to load within the elastic limit and if you are going to remove that load, तो सपोज एक बॉडी को लोडिंग कर रहे हैं और वो लोड जब लगा रही डेल्टा एल डिफॉर्मेशन हो रहा है, उस लोड को हटा दे तो वो पूरा का पूरा अपना जो डिफॉर्मेशन हुआ है वो रिकेन कर लेगा, रिकवर्ड कर लेगा। ठीक है, दैट इज द इलास्टिक लिमिट। सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर सी इज द करेक्ट। ओके, दिस इज क्लियर, फाइन। आप ये कर्व भी देख सकते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में बताया था, उस टाइम में भी मैं इलास्टिक लिमिट बताया था। ठीक है, तो वहां पे देख सकते हैं इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ए प्रोपोर्शनल लिमिट है, बी इलास्टिक लिमिट। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 में क्या पूछा, ये मैच द फॉलोइंग से आपका। ठीक है, तो पहला आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक क्या होता है, आइसोट्रोपिक में पहले भी बता चुका हूँ, ये आपने ये जब वीडियो नहीं देखा तो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 6 देख ले, तो वहाँ पे मैं आइसोट्रोपिक बता चुका हूँ, होमोजीनियस क्या होता है। ठीक है, तो आइसोट्रोपिक होता है सेम प्रॉपर्टी एट ए पॉइंट, एक पॉइंट के चारों ओर का प्रॉपर्टी सेम होगा, कोई भी डायरेक्शन में आप लोड लगाओ, ठीक है, सेम डिफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी एट ए पॉइंट इन ऑल द डायरेक्शन। ठीक है, तो देखते हैं इस आइसोट्रोपिक का क्या होगा। टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं, नो प्लास्टिक जोन, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल द डायरेक्शन, दिस इज द आइसोट्रोपिक। ओके, सो ए का क्या हो गया आपका 3। नाउ कमिंग टू होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है, एक कोई भी डायरेक्शन में यदि ये बॉडी है तो कोई एक डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, एक पॉइंट पे नहीं, एक डायरेक्शन में। ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टी थ्रू आउट द वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बोल सकते हैं एक तरह से होमोजीनियस है। सो बी इक्वल टू, बी का क्या हो जाएगा आपका, बी का 4। ओके, सो कमिंग टू नेक्स्ट, विस्को इलास्टिक। विस्को इलास्टिक इज नथिंग बट टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेस स्ट्रेन। ठीक है, जो स्ट्रेस स्ट्रेन होगा टाइम डिपेंडेंट होगा। विस्को इलास्टिक क्या होता है, जिसमें विस्कोसिटी भी हो और इलास्टिक प्रॉपर्टी भी हो। तो विस्कोसिटी जो है टाइम डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है, विस्को इलास्टिक। सो सी इक्वल टू 1। ठीक है, और ब्रिटल, नो प्लास्टिक जोन, ब्रिटल मटेरियल जो होता है उसमें कोई प्लास्टिक जोन नहीं होता, D2। ठीक है, सो क्या हो जाएगा 3412। लेट अस चेक द कोड देखते हैं क्या है इसका, 3412 है कहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3412। सो आंसर सी इज द करेक्ट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आंसर सी। ओके, दिस इज क्लियर। ओके, सो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। 61 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा है अपने से। सो क्वेश्चन नंबर 61 इज द मटेरियल इन विच द लार्ज डिफॉर्मेशन इज पॉसिबल बिफोर द एब्सोल्यूट फेल्यूर। तो ऐसा मटेरियल जिसमें फेल होने से पहले बहुत ज़्यादा वो डिफॉर्म हो सकता है। ठीक है,
तो फेल होने से पहले बहुत ज़्यादा डिफॉर्म हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डक्टाइल मटेरियल, बहुत ज़्यादा डक्टाइल होगा। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर विल बी सी। ओके, आंसर विल बी सी हियर। और इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज अबाउट द डक्टाइल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डक्टिलिटी, यू कैन वॉच द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का वीडियो जो है पार्ट 4 आप देख सकते हैं, तो वहां पे आपको मिल जाएगा डिटेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। ओके, एज पर द इलास्टिक थ्योरी ऑफ डिजाइन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ। जब हम इलास्टिक थ्योरी डिजाइन करते हैं, इलास्टिक थ्योरी से डिजाइन करते हैं, इलास्टिक थ्योरी ऑफ डिजाइन, ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं जो भी स्ट्रेस है, स्ट्रेस दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, तो हम यील्ड स्ट्रेस को हम एज्यूम करते हैं इतना पहुंच गया तो हमारा फेल्योर हो जाएगा। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस। ओके, वर्किंग स्ट्रेस, दिस इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो आप कितना स्ट्रेस अलाउ कर रहे हैं और ये हो गया अल्टीमेट। ठीक है, तो कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो पता चलेगा। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। So B is the correct answer. Okay, so let's move to the next question, question number 63. Question number 63, you can see the principal strain at a point are 800 into 10 to the power minus 6, 400 into 10 to the power minus 6 centimeter per centimeter and minus 1200 into 10 to the power minus 6 centimeter per centimeter. The volumetric strain, तो अपने को पता है जो volumetric strain होता है, जो volumetric strain होता है that is nothing but the summation of ई एक्स एक्स ई वाई वाई प्लस ई जेड जेड, तीनों का समीशन होता है। सो इफ यू आर गोइंग टू डू द समीशन ऑफ ऑल द थ्री, इन तीनों का समीशन कर दे, सो 800 400 माइनस 1200 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। ठीक है, सो दिस इज 1200 माइनस 1200 दैट मीन्स 0। सो आंसर विल बी डी। सो आंसर विल बी डी हियर। ओके, सो दिस इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या पूछा वो देख लेते हैं। नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 64, द स्ट्रेस इन ए कंक्रीट इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट। रेनफोर्स्ड कंक्रीट में जो स्ट्रेस है, ठीक है, स्ट्रेस इन ए कंक्रीट इन एन रेनफोर्स्ड कंक्रीट एलिमेंट अंडर द सस्टेन्ड लोड ड्यू टू क्रीप। तो क्रीप जो होता है, क्रीप क्या होता है, टाइम डिपेंडेंट परमानेंट डिफॉर्मेशन अंडर सस्टेन लोडिंग। ठीक है, तो ये क्या होता है, टाइम के साथ साथ इसका वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, क्रीप का वैल्यू इंक्रीज होता है। द स्ट्रेस, ओके सॉरी, दे आर आस्किंग टू यू स्ट्रेस, द स्ट्रेस इन ए कंक्रीट। ठीक है, स्ट्रेस जो है कंक्रीट का इन ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट एलिमेंट अंडर सस्टेन लोड ड्यू टू क्रीप। क्रीप के कारण ये स्ट्रेस क्या होगा, अब क्रीप के कारण जो होता है स्ट्रेन होता है, तो स्ट्रेन यदि होता चला जाएगा, ठीक है, डिफॉर्म होता चला जाएगा एक सेम लोड पे, तो स्ट्रेस का वैल्यू कम होगा। सो डिक्रीज विद द टाइम। ठीक है, दैट मीन्स इसका मतलब मैं समझा देता हूँ आपको, कंफ्यूज मत हो। यहाँ पे देखिए क्या है ये, सपोज ये बॉडी है, इस पे मैंने पी लोड लगाया, तो लगाने के साथ इसमें कुछ एक डिफॉर्मेशन हुआ, लेटस से दिस इज डेल्टा एल, इतना डिफॉर्मेशन हुआ। अब इसको जब लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दोगे, आफ्टर 5 ईयर और 10 ईयर्स, तो इसमें कुछ और डिफॉर्मेशन हुआ, दिस इज द क्रीप डिफॉर्मेशन। ठीक है, अब ये जो डिफॉर्मेशन हुआ ये क्या हुआ, टाइम के साथ हुआ है, तो पहले जितना स्ट्रेस था इसका P डिवाइडेड बाई ए, वो स्ट्रेस कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब समझ पा रही चीज़ों को, स्ट्रेस का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज स्ट्रेस क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन का रेजिस्ट जो करता है उसी को स्ट्रेस बोलते हैं। तो यहाँ पे डिफॉर्मेशन ज़्यादा हो गया तो स्ट्रेस कम हो गया होगा। सो आंसर विल बी डी, आंसर विल बी बी हियर। ओके, डिक्रीज विद द टाइम। ओके, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं क्या पूछा है। ओके, लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 65। A brass bar of solid section is encased in a steel tube। तो ये एक ब्रास का बार है जो कि एक ट्यूब है, स्टील का बना हुआ ट्यूब, उसके अंदर ये इनकेस्ड किया हुआ है। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द स्टील इज 11.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। तो अपने को स्टील का जो है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दिया हुआ है,
एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द ब्रास भी दिया हुआ है। तो यहाँ से देख सकते हैं ब्रास का जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो ज़्यादा है स्टील से। नाउ द कंपोजिट बार इज हीटेड थ्रू द 60 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो अरेंजमेंट था इसको हीट किया गया 60 डिग्री सेल्सियस पे। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट पूछा किसमें कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा। तो पहले एक डायग्राम बना के मैं इसको आपको समझा देता हूँ। चलिए ये देखिए डायग्राम। तो यहाँ पे जो है एक ब्रास है, ब्रास जो है अंदर में है, ठीक है। ऊपर जो है ये क्या है, एक ट्यूब है, स्टील ट्यूब है जिसके अंदर ब्रास फिट किया हुआ है। ओके, तो अब ब्रास का जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ब्रास इज ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील। ओके, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ है क्या, ये दोनों जब फिट किया हुआ है तो ये सामने से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रिजिडली फिक्स किया हुआ है। दैट मीन्स ये सामने से दोनों को ज्वाइन कर दिया गया है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, टेम्परेचर जो है आपका इंक्रीज हुआ। टेम्परेचर कितना, 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्रास का कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा है, तो ब्रास जो है ज्यादा आगे की ओर जाने का ट्राई करेगा एज कंपेयर टू स्टील। स्टील से ब्रास ज्यादा आगे की ओर एक्सटेंड होने का ट्राई करेगा बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। दैट मीन्स डेल्टा एल अल्फा डेल्टा टी फॉर ब्रास will be greater than L alpha delta T for steel, ठीक है। तो ब्रास जो है ज्यादा इलोंगेट होने का ट्राई कर रहा है, बट फाइनली क्या है, दोनों ज्वाइन किया हुआ एंड से, तो दोनों जो है सेम जगह पे आके रुकना पड़ेगा। जब सेम जगह दोनों को जो है एक सेम इलोंगेशन करना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या है, जो ब्रास है, ब्रास उसमें क्या होगा, कंप्रेशन आएगा, क्योंकि ये ब्रास जो है इसमें कंप्रेशन आएगा, ठीक है। बिकॉज ब्रास जो है ज्यादा जाने का ट्राई कर रहा है और स्टील जो है कम, तो स्टील जो है ब्रास के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा एंड ब्रास जो है स्टील के ऊपर टेंसाइल फोर्स लगाएगा। तो स्टील में क्या होगा, टेंसाइल फोर्स डेवलप होगा, टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। तो देखते हैं कोड, द स्ट्रेस इन द बार्स विल बी टेंसाइल, गलत। द स्ट्रेस इन द स्टील इज विल बी टेंसाइल, बिल्कुल सही। द स्ट्रेस इन द स्टील विल बी कंप्रेसिव, गलत। द स्ट्रेस इन द ब्रास विल बी कंप्रेसिव, सही। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं आंसर इसका। आंसर जो है आपका 2 and 4, सो आंसर विल बी C 2 and 4। ओके, आंसर विल बी C 2 and 4। दिस इज क्लियर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66, let us see. A mild steel bar of a square cross section 40 mm into 40 mm is 400 millimeter length. It is subjected to longitudinal tensile stress of 440 Newton per millimeter square and the lateral compressive stress 200 Newton per millimeter square in a perpendicular direction. And the Young's modulus is given to you 2 into 10 to power. It should be here 2 into 10 to power 5. It should not be minus 5. It should be 5 Newton per millimeter square. And Poisson ratio equal to 0.3. What is the approximate elongation of the bar in the longitudinal direction? तो approximate पूछा है elongation in the longitudinal direction. Let us solve this question. इस क्वेश्चन को चलिए, so let us draw the diagram for this particular question. What they are given. तो एक माइल्ड स्टील बार है स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का, तो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का माइल्ड स्टील बार बना लेते हैं अपन, ठीक है। माइल्ड स्टील बार ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। सो सपोज दिस इज अ माइल्ड स्टील बार ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। जस्ट वेट, mild steel bar of a square cross section. Okay, let us see. Now this is given to you 40 millimeter, 40 millimeter. This is 400 millimeter. Okay, on this direction longitudinal are subjected to the longitudinal tensile stress of 440. That means let us say in this direction 440 is acting Newton per millimeter square. In the longitudinal direction 440. Okay, and in the lateral direction is a compressive stress of 200. Let us assume like this, 200 Newton per millimeter square compressive stress.
ओके, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट इलोंगेशन ऑफ द बार इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, तो अपने को इस डायरेक्शन में इलोंगेशन पूछा है, इन दिस डायरेक्शन इलोंगेशन। तो लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट द स्ट्रेन इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, strain in the longitudinal direction Ex equal to, so first of all this sigma x, so sigma x by E minus mu times of, this is also compressive, so mu times of minus of sigma y by E. Okay, so what you will get from here, you can see 440 divided by E plus of mu equal to 0.3 into 200 divided by E. Okay, now 440 plus, you can see here you will get the 60 divided by E, so that is nothing but 500 divided by E. This is the strain in the longitudinal direction. We know that the change in length divided by original length equal to Ex, so that is 500 divided by E. So change in length or elongation in the longitudinal direction equal to 500 divided by E, 2 into 10 to the power 5 into length is 400 meter. Okay, 400 millimeter. So you will get from here, this is, you can see 2 into 10 to the power 5, so all are get cancel out, that is 1 millimeter. So this is the answer, so answer will be D here. I don't think you have any problem till now. So let us move to the next question, question number 67. Question number 67 देखते हैं. Okay, what is given in question number 67? See here, if a Young's modulus of E is equal to the bulk modulus, it is saying that Young's modulus is equal to the bulk modulus, then what is the value of Poisson ratio? It is saying that E equal to K, then what is the पॉइजन रेशियो। तो आपको यदि इन तीनों में रिलेशनशिप नहीं पता है तो आप जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 7 वीडियो देख लीजिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 7 वीडियो देख लीजिए, तो उसमें सारा कॉन्सेप्ट और इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला है सारा जो है कवर्ड किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं फिर भी यहाँ पे। तो E इक्वल टू 3K 1 - 2 म्यू जो है रिलेशनशिप होता है, तो यहाँ पे E और K दोनों बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो गया 1/3 इक्वल टू 1 - 2 म्यू। ठीक है, सो 2 म्यू इक्वल टू 2 म्यू को इधर ले जाए, इसको इधर ले जाए, दैट इज यू आर गेटिंग 2/3। ओके, सो म्यू इक्वल टू 1/3, so this is the answer. So C is the correct answer. Very easy question. Let us solve the next question, question number 68. So question number 68, let us see this is also a very easy question, formula based question. Now they are asking to you the relationship between G and E and mu. ठीक है, what's the relationship between E, G and mu? E, G and mu. We know that अपने को पता है E equal to 2G 1 plus mu. E equal to 2G 1 plus mu. तो G equal to E divided by 2 1 plus mu. So answer is, you can see here, answer क्या हो जाएगा? C answer is the correct answer. Okay, okay. Let's move to the next question. Next question देखते हैं क्या है. Question number 69. Now you can see the question number 69. It's a good question. Okay, 3 words of 1, 2 and 3. Here you can see 3 words 1, 2 and 3, each having the area A. Area is same. Support a load of W. W load is supporting. Okay, what is the ratio between the collapse load and the load corresponding to the yielding? They are asking to you the ratio of between the collapse load. ये collapse load, that means the load at which, जिस लोड पे ये collapse हो जाए, that means तीनों का तीनों बार yielding करना स्टार्ट कर दें, all the bar will yield, तो उसको बोलेंगे collapse load, and the load corresponding to yielding to one of the bar. ठीक है, और इनमें से सपोज कोई एक बार yield करना स्टार्ट करे तो उस टाइम पे लोड कितना होगा, उन दोनों का रेशियो पूछा अपने से। तो चलिए सॉल्व करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। Okay, let us see this question. It's a very good question, so let's try. Now first of all we have to find out what is the ratio between a collapse load. What's the meaning of collapse load? Collapse load mean क्या होता है? Collapse load, the meaning of the collapse load is bar
reaches to yield stress, ऑल द बार, जितने भी यहाँ पे बार है 1 2 3 सब में स्ट्रेस कितना हो जाएगा, यील्ड स्ट्रेस, तो ये क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा आपका। ओके, तो चलिए, तो कोलैप्स लोड होने के लिए हम देखते हैं क्या कितना लोड चाहिए। तो बार 1 में भी कितना स्ट्रेस होगा, बार 1 भी यील्ड पे पहुंच गया, बार 2 भी यील्ड पे पहुंच गया, बार 3 में भी यील्ड स्ट्रेस आ गया है, तीनों पे सेम, तीनों जो है यील्डिंग करना स्टार्ट कर गया है। ठीक है, तो दैट मीन्स तीनों पे एरिया से मल्टीप्लाई कर दे, एरिया जो है कांस्टेंट है। सो लेट अस अप्लाई द दिस इज एरिया। तो टोटल लोड कितना लगा इस पे, टोटल लोड कितना लगाना पड़ेगा। सो इन दिस बॉडी, ऑन दिस बॉडी, व्हाट शुड बी द टोटल लोड, दैट इज नथिंग बट 3 times of A into Fy, that is nothing but 3 times of A into Fy. This is the total load at collapse, total load at collapse 3A into Fy. Okay, now they are asking that, and the load corresponding to yielding of one of the wires. Okay, this is the collapse. Okay, now if the one of the wire will yield, now you can see here, this wire 1 and wire 2. Okay, if this will go down, then the elongation in 1 and 2 will going to remain same, delta 1 and delta 2 both will going to remain same. That means let us say the W1 L by AE, that should be equal to W2 L by 2 AE. So the meaning is W1 equal to twice of W1 equal to W2 by 2. That means W2 equal to twice of W1. Okay. The meaning is that the bar 2 will going to carry the load twice of the load of 1 and 3. तो 1 and 3 जितना लोड कैरी करेगा, 1 सपोज कैरी कर रहा W1, तो 2 जो आपका कैरी करेगा ट्वाइस ऑफ W1 एंड 3 जो आपका कैरी करेगा वो W1। तो सबसे पहले यील्ड कौन होगा, दिस वैल्यू विल गोइंग टू रीचेज द यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, तो वही पूछा करस्पॉन्डिंग टू यील्डिंग ऑफ वन ऑफ द वायर। तो सबसे पहले यील्ड वन ऑफ द वायर, दैट मीन्स दिस वायर इज गोइंग टू यील्ड, दैट मीन्स ऑन दिस लोड ट्वाइस ऑफ W1 दिस इज गोइंग टू बी यील्ड। सो ऑन दिस लोड द स्ट्रेस कितना होगा, हाफ होगा, बिकॉज ट्वाइस ऑफ W1 पे यील्ड हो रहा है, तो W1 पे इतना स्ट्रेस होगा और इस पे कितना होगा Fy by 2। तो टोटल लोड कितना लग रहा होगा, W इक्वल टू Fy by 2 इंटू A plus Fy into A plus Fy by 2 into A. Okay, so from here you are getting twice of Fy into A. So this is the load at which one of the bar will yield. This is the load at collapse. ये collapse था, ये है आपका one of the wire will yield. So ratio will be 3 by 2. So answer is going to become 3 by 2. Okay, B is the answer. Very good question. So try to practice, इसको practice कर लेना एक बार और इजीली कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा। एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो क्वेश्चन बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 70। ओके, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 70, लेट अस सी। A bar of 40 millimeter diameter, what is given to you? A bar of 40 millimeter diameter and 400 millimeter length. So let us draw a bar. This is bar of 40 millimeter diameter. Dia is 40 millimeter and the length is given to you 400 millimeter. Okay, and it is subjected with a load 100 kilonewton. Axial load कितना लग रहा है, 100 kilonewton. Okay, it elongates by 0.150. तो लोड लगने के कारण कितना elongate हुआ है, it elongates by 0.150. Okay, and the diameter decreases. diameter में कितना चेंज हुआ, चेंज इन diameter 0.005.
व्हाट इज द पॉइजन रेशियो? पॉइजन रेशियो अपने को पता है, लैटरल स्ट्रेन दैट मीन चेंज इन डाया बाय ओरिजिनल डाया डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। सो पॉइजन रेशियो इक्वल टू हियर चेंज इन डाया इज 0.005 divided by original is 40, change in length 0.15 and original length is 400. So this 0 cancel 4 10. So from here you can see यहाँ से इसको कट करके अपन जो है 3 जीरो नीचे कर दिया, यहाँ से कट करके 2 जीरो ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो ये सो 1/3, सो आंसर इज 0.33, ओके। सो आंसर इज विल बी द सी। दिस इज क्लियर, वेरी इजी फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन, पॉइजन रेशियो, ओके। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71. What is asking in the question number 71? You can see if the P1 and P2 are the principal stress at a point in a strained material with a Young's modulus of E and Poisson ratio is 1/m, then what is the principal strain? So principal strain will going to become, what will be the principal strain? So principal stress divided by Young's modulus minus of mu times of principal stress in another direction divided by Young's modulus, okay. So strain equal to P1 by E minus of mu is nothing but 1/m here, so 1/m P2 by E. So this is the answer, okay. So answer will be C, fine, okay. Let's see the next question. Let us see the next question, question number 72. Question number 72 देखते क्या पूछा आपने से. What is the correct sequence the following metals in the decreasing order of their Poisson ratio? Okay, they are asking to you the Poisson ratio और decreasing order में. तो अपने को सबका Poisson ratio पता होना चाहिए. तो write down the Poisson ratio, list of the Poisson ratio. तो जो इलास्टिक मेटल होता है, इलास्टिक मेटल, द Poisson ratio इज कितना होता है 0.25 से 0.42. and these all are the elastic metal, these aluminium, cast iron. so चलिए एक एक के लिए चलते हैं. so aluminum Poisson ratio equal to 0.3367 and steel aluminium equal to 0.3367, steel 0.303 and cast iron near to 0.25 or 26. This is the cast iron, okay. so Poisson ratio जो है सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा आपका एल्यूमिनियम का है 1, उसके बाद है स्टील 3, उसके बाद है कास्ट आयरन 2, 132. सो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा था, ओके. सो आंसर क्या हो जाएगा आपका C will be the correct answer here. So let's move to the next question, question number 73. Question number 73 देखते हैं क्या है. Okay, let us see the question number 73. A steel rod of 100 millimeter long. A steel rod is 100 millimeter long. तो एक स्टील रॉड है, कितना लेंथ है उसका 100 मिलीमीटर. चलिए यहाँ पे ड्रॉ करते रहते पैरेलली अपन, ठीक है. तो ये एक स्टील रॉड हो गया, इसका लेंथ है 100 मिलीमीटर, ओके. रिजिड सपोर्ट्स, ये 2 रिजिड सपोर्ट्स के बीच में बोला है फिक्स कर दिया गया है, 2 रिजिड सपोर्ट्स, ओके. एंड इट इज हीटेड बाय द 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. तो इसको टेम्परेचर से हीट कितना किया गया, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से हीट किया गया, ओके. इफ द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल, तो मटेरियल का जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है कितना है देखते हैं. So coefficient of thermal expansion of the material is 15 into 10 to the power minus 6. So alpha is given to you 15 into 10 to the power minus 6. Okay. And modulus of elasticity is given to you E equal to 200 into 10 to the power 3 mega Newton per meter square. Okay. What is the stress in the rod? इस rod में stress कितना होगा, क्योंकि ये दोनों साइड से फिक्स किया हुआ है.
तो जो जितना ये इलोंगेट होने का ट्राई कर रहा है एल अल्फा डेल्टा टी, वो पूरा का पूरा रेजिस्ट हो जाएगा। तो स्ट्रेस कितना डेवलप होगा, स्ट्रेस होगा अल्फा इंटू टी इंटू ई, दिस द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस गेट जनरेटेड। ठीक है, ये जो है थर्मल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट है, आप नहीं देखे तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 7 जो वीडियो लेक्चर है उसको देख ले तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपन सॉल्व करते हैं। अल्फा टी इंटू ई, अल्फा का वैल्यू 15 इंटू 10⁻⁻⁻6, टी का वैल्यू आपका 20 डिग्री सेल्सियस एंड ई का वैल्यू आपका 200 इंटू 10⁻3। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2 3 3 6, this going to be cancel out, so 4 15 into 4 60, so 60 mega Newton per meter square. So answer will going to become C. So C is the correct answer. Okay, let's see the next question. Question number 74. Question number 74, if a modulus of elasticity of the material is 189.8, so it is given to you Young's modulus of elasticity is 189.8 giga Newton per meter square. What is the giga Newton per meter square? This is nothing but 10 to the power 9 Newton per meter square. Okay, or 10 to the power 9 Pascal you can say. Fine. And Poisson ratio is given to you 0.3. What is the approximate value of shear modulus? They are asking to you G. So we know that E equal to 2G 1 plus mu. So G equal to E divided by twice 1 plus mu. So let's put all the values. So 189.8 divided by 2 into 1.3. So this is going to be near to, तो इसको 190 एज्यूम कर लेते हैं। चलिए 190 यदि एज्यूम कर लिया जाए तो 2 से कट करेंगे तो कितना होगा 190। ठीक है, तो ये नियर टू 95 होगा। ठीक है, 95 को 1.3 से आप डिवाइड करोगे, सो इफ यू आर गोइंग टू डिवाइड 95 बाय 1.3 तो ऑब्वियसली यू विल नॉट गोइंग टू गेट 120। ये तो आ नहीं सकता, ग्रेटर तो आ नहीं सकता, ये भी नहीं आ सकता, तो देयर माइट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। सो आई थिंक द आंसर विल बी बी हियर बिकॉज 1.3 से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, सो आंसर विल गोइंग टू बिकम बी हियर। लेट अस कैलकुलेट दिस, what is the answer? So answer from here is coming 73. So A is the correct answer. Okay, let us move to the next question. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75. Question number 75 is, in a body loaded under the plane stress condition, what is the number of independent stress component in order to completely specify the state of stress? Now they are saying that a plane stress, that means 2-dimensional stress system बना लेते हैं। ठीक है, अब इस पे क्या क्या लग सकता है, तो एक सिग्मा एक्स लग सकता है, सिग्मा वाई लग सकता है। 2-डायमेंशनल है तो जेड का कोई बात नहीं होगा, प्लेन है, प्लेन बॉडी है, प्लेन स्ट्रेस मतलब 2D, प्लेन मीन्स 2D। ओके, एंड इस प्लेन पे शियर स्ट्रेस लग सकता है, शियर स्ट्रेस माइट बी कम। सो टोटल शियर स्ट्रेस तो अपने को पता ही है सारे के सारे सेम होता है, तो टोटल कितने स्ट्रेस कंपोनेंट आता है, हाउ मेनी इंडिपेंडेंट, व्हाट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्ट्रेस कंपोनेंट, इंडिपेंडेंट स्ट्रेस कंपोनेंट कितना आएगा डिफाइन करने के लिए, तो 3 आएगा, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड टॉ, दीज आर द 3। सो आंसर विल बी ए हियर 3। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76. The value of modulus of elasticity of a material is 200 giganewton per meter square. Modulus of elasticity is given to you 200 giganewton per meter square and Poisson ratio is given to you 0.25. They are asking to you modulus of rigidity. Again the same question. Very very easy. So we have discussed, अभी just पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं इस फॉर्मूले से, बस वैल्यू चेंज कर दो, आंसर आ जाएगा। ओके, सो 125 200
100 डिवाइडेड बाय 125, सो हाउ मच यू विल गेट? आई थिंक ये तो मिलेगा नहीं, 250, 100 से ज़्यादा तो मिलेगा नहीं, 320 भी नहीं मिलेगा, 125 भी नहीं मिलेगा, मिलेगा क्या? 80 मिलेगा। ठीक है, सो आंसर विल बी डी, 76, आंसर विल बी डी। ओके, कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं, ऑप्शन एलिमिनेट कर दो यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 क्या पूछा है, लेट अस सी। नाउ यू कैन सी हियर, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ स्टेप्ड बार। स्टेप्ड बार का कॉन्सेप्ट जो है, हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 8 जो वीडियो लेक्चर है, पार्ट 8 उसका 34 मिनट पे आप सीधा पहुंच जाए तो स्टेप्ड बार का कॉन्सेप्ट आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, स्टेप्ड कॉलम या स्टेप्ड बार जो भी है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दे आर आस्किंग टू यू व्हाट इज द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इन द कॉलम एट बी। तो बी पे मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कितना आएगा इन द लार्जर डायमीटर कॉलम, कॉलम एट बी इन द लार्जर डायमीटर, इस लार्जर डायमीटर कॉलम पे, ये लार्जर वाले पे, इस बी पॉइंट पे कितना स्ट्रेस आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को इस बी पॉइंट पे फोर्स पता होना चाहिए। फोर्स पता होने के लिए मुझे एफबीडी बनाना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग ब्रेक करना पड़ेगा, स्टेप बार है तो एक तो ये ऊपर का हो गया, इसके ऊपर पी लग रहा था, ये अपने को एक्सटर्नल यहाँ पे दिख रहा है, तो हम इसको कट करके लगा दिए पी, तो इस पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाए, समेशन ऑफ एफ वाई 0, तो यहाँ पे मैंने पी लगा दिया। ठीक है, नाउ इफ यू आर गोइंग टू ज्वाइन दिस एंड दिस फेस, व्हाट वी विल गेट ए वैल्यू ऑफ पी इन दिस डायरेक्शन, बट here is the value of p should be in this direction, so what we have to do, we have to apply 2p here। अब जब 2p लगा दिया, अब यदि इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा अपने को p आएगा इस डायरेक्शन में। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। चलिए ठीक है, तो हुआ क्या, b जो लोकेशन था लार्जर बार, ये है लार्जर डाया का लार्जर बार, जिसका एरिया कितना है, एरिया है 1.5 टाइम्स ऑफ a, तो स्ट्रेस कितना डेवलप होगा, स्ट्रेस इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी डिवाइडेड बाय 1.5 टाइम्स ऑफ ए, सो आंसर विल गोइंग टू बिकम सी। वेरी इजी क्वेश्चन, 2p बाय 1.5 ए। समझ पा रहे होंगे? ठीक है, तो आप जो है वीडियो को लाइक भी करते चलिए, सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 78 क्या पूछा है। So question number 78 is a composite system. A composite system where the components are of equal length is subjected to the temperature rise. Which one of the following stress will be developed in the component having the highest coefficient of linear expansion? तो जिसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज़्यादा होगा उसमें क्या डेवलप होगा, कंप्रेसिव डेवलप होगा। वेरी इजी। ठीक है, जिसका कम होगा उसको और इलोंगेट करना चाहेगा तो उसमें टेंसाइल डेवलप होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट इज द नेचर ऑफ स्ट्रेस इन द सीलिंग फैन। सीलिंग फैन जो आपका क्या होता है, सीलिंग फैन जो है ये ऊपर से ऐसे लटका हुआ रहता है। ठीक है, सीलिंग फैन ऐसे ही रहता है आपका। तो सीलिंग फैन में स्ट्रेस क्या जनरेट होगा, तो सीलिंग फैन में ऑब्वियसली ये ऊपर से जब वेट लटका हुआ तो इसमें टेंसाइल स्ट्रेस ही तो डेवलप होगा, टेंसाइल स्ट्रेस ही तो डेवलप होगा। ठीक है, बट सब चीज आइडियल माना जाए तब, सपोज ये जब रोटेट हो रहा है तो इसमें के बीच में फ्रिक्शन आ रहा है, तो फ्रिक्शन आएगा तो उसमें टॉर्सन डेवलप होगा, टॉर्सन के कारण शियर भी डेवलप हो सकता है। ठीक है, बट हम एज्यूम कर रहे हैं कोई भी फ्रिक्शन डेवलप नहीं हो रहा है ड्यूरिंग द रोटेशन, तो ओनली टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 80, सम स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू लॉन्ग टाइम सस्टेन लोड। देखिए क्वेश्चन में क्या है, सब्जेक्टेड टू लॉन्ग टाइम सस्टेन लोड, तो एक मेंबर पे हमने लोड लगा के उसको छोड़ दिया है, लोड को कुछ नहीं कर रहे लंबे समय तक के लिए, तो उसमें क्या हो रहा है, डिफॉर्म प्रोग्रेसिवली। तो लोड को लगा के जब छोड़ दिया तो वो धीरे धीरे एक्स्ट्रा और डिफॉर्मेशन होता जा रहा है विद द टाइम के साथ, स्पेशली एट द एलिवेटेड टेम्परेचर। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये रेट ज्यादा हो जाता है। व्हाट इज द फिनोमिना इज कॉल्ड, क्रीप। दिस इज द डेफिनेशन, एग्जैक्टली द डेफिनेशन ऑफ द क्रीप। ठीक है, तो आपको नहीं पता है तो आप जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 6 वीडियो लेक्चर का 9 मिनट 20 सेकेंड पे पहुंच जाइए और वहां पे आपको क्रीप से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। ओके,
सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। लेट अस सी द व्हाट इज आस्किंग इन द क्वेश्चन नंबर 81। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 81 जो है आपका, अ कंपाउंडेड बार कंसिस्ट ऑफ अ मटेरियल ए इनकेस्ड इन द मटेरियल बी। मटेरियल ए जो है मटेरियल बी में इनकेस्ड किया हुआ है। दिस इज मटेरियल ए इनकेस्ड इन द मटेरियल बी। यहाँ से ये समझ सकते ये ऐसा है और ये बी मटेरियल है, ये ए है ये बी है। ओके, इनकेस्ड द मटेरियल बी इफ इट इज टाइटली सिक्योर्ड एट द एंड्स, द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ए का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो है मोर देन द बी, तो ए जो है ज़्यादा इलोंगेट होने का ट्राई करेगा बी के कंपैरिजन में। अब ये यदि ज़्यादा इलोंगेट का ट्राई करेगा तो इस पे जो है क्या आएगा, कंप्रेशन, इसको कंप्रेस करेगा और इसमें टेंसाइल आएगा। ठीक है, स्ट्रेस इंड्यूस विल बी, सो ए विल बी इन कंप्रेशन एंड बी विल बी इन टेंशन। So compressive in the material B, wrong. Tensile in the material B and compressive in the material A, बिल्कुल सही। So C will be the correct. Okay, so let us see the next question, question number 82। Question number 82 देखते हैं क्या पूछा है आपसे। In a tension test on a cast iron specimen, the failure of the specimen is on the cross sectional परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द स्पेसिमेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कास्ट आयरन, कुछ चीजें जानिए इसके बारे में। कास्ट आयरन जो है ये एक ब्रिटल मटेरियल है। ब्रिटल मटेरियल मतलब इसमें ज़्यादा आप डिफॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा इलोंगेट या नहीं कर सकते, वो पहले ही ब्रेक हो जाएगा। ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, वीक होता है किसमें, टेंशन में। टेंशन में वीक होता है, दैट मीन जहाँ पे भी मैक्सिमम टेंशन होगा वहीं से फेल होगा। फेल्योर प्लेन कहाँ पे होगा, फेल्योर प्लेन ऑफ मैक्सिमम टेंशन, जिस भी प्लेन पे मैक्सिमम टेंशन होगा वहीं से ये फेल करेगा। ओके, तो अब चलिए देखते हैं। इन ए टेंशन टेस्ट ऑन ए कास्ट आयरन स्पेसिमेन द फेल्योर ऑफ द स्पेसिमेन इज ऑन द क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये कास्ट आयरन हो गया, इस पे लोड लगाया मैंने। ठीक है, अब ये जब लोड लगाया तो ये जो है इस क्रॉस सेक्शन पे ही सबसे ज़्यादा, इसी क्रॉस सेक्शन पे सबसे ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस। ठीक है, तो इस क्रॉस सेक्शन दैट मीन्स ये जो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन पे ही सबसे ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप होगा, टेंसाइल स्ट्रेस। तो ये कैसे ब्रेक होगा, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, एक्सिस से परपेंडिकुलर ये ब्रेक होगा। तो वही बोल रहा है फेल्योर ऑफ द स्पेसिमेन इज ऑन ए क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द स्पेसिमेन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, द फेल्योर ऑफ द स्पेसिमेन इज ऑन द प्लेन सब्जेक्टेड टू द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस। तो मैं आपको बता ही चुका, वीक होता टेंशन में, तो जिस प्लेन पे मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस होगा वहीं पे फेल होगा। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी करेक्ट। ओके, तो ये जो रीजन है इसको एक्सप्लेन कर रहा है, जो ये परपेंडिकुलर प्लेन पे क्यों फेल होगा, क्योंकि ये प्लेन पे मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस होगा। तो ये एक्सप्लेन कर रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 ये पहले भी 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है इससे पहले। ठीक है, तो हम उस पहले भी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं इसको 2 बार। तो चलिए फिर से एक बार बता देता हूँ। इन ए टेंशन टेस्ट ऑन ए माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील जो है आपका, जो माइल्ड स्टील है ये डक्टाइल मटेरियल होता है। डक्टाइल मटेरियल मतलब ज़्यादा इलोंगेशन कर सकते हैं आप इसमें। ठीक है, इट इज़ अ डक्टाइल मटेरियल एंड डक्टाइल मटेरियल इज वीक इन शियर, शियर में वीक होता है। तो फेल्योर प्लेन क्या होगा, फेल्योर प्लेन द प्लेन ऑन विच मैक्सिमम शियर अकर, जिस प्लेन पे मैक्सिमम शियर होगा उसी प्लेन से फेल होगा। तो सपोज ये डक्टाइल मटेरियल है, इस पे यदि आप लोड लगाते हैं ऐसे, तो 45 डिग्री एंगल का जो प्लेन होता है इस पे सबसे मैक्सिमम शियर आता है, तो ये ऐसे ही फेल होता है। ठीक है, ये क्यों आता है ये सब हम बाद में देखें, जब प्रिंसिपल स्ट्रेस वाले चैप्टर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, अभी बताने से आप कंफ्यूज ही हो जाओगे। ठीक है, चलिए ये समझ पा रही चीज़ों को। तो 45 डिग्री का प्लेन पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है, तो ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वाले प्लेन से फेल होगा।
तो वही चीज़ें लिखा इन ए टेंशन टेस्ट ऑन ए माइल्ड स्टील स्पेसिमेन द फेल्यूर ऑफ द स्पेसिमेन इज अलोंग द प्लेन एट 45 डिग्री टू द क्रॉस सेक्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, द फेल्यूर ऑफ द स्पेसिमेन इज ऑन ए प्लेन सब्जेक्टेड टू द मैक्सिमम शियर, सही बात है, ठीक है। एंड द माइल्ड स्टील इज रिलेटिवली वीक इन शियर, बिल्कुल सही। रीजन जो है इस असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, सो आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ओके, लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 84। अ स्क्वायर स्टील बार ऑफ 50 मिलीमीटर साइड, तो क्वेश्चन में बोला एक स्क्वायर स्टील बार है जिसका साइड कितना है, 50 मिलीमीटर है, ओके, एंड लेंथ कितना है, 5 मीटर लॉन्ग, इज सब्जेक्टेड टू द लोड वेयर अपॉन इट एब्जॉर्ब द स्ट्रेन एनर्जी 100 जूल। तो कितना स्ट्रेन एनर्जी स्टोर कर रहा है ये स्ट्रेन एनर्जी, 100 जूल। जूल जो है दैट इज नथिंग बट न्यूटन मीटर, फोर्स इंटू डिस्टेंस न्यूटन मीटर के बराबर होता है, ओके। व्हाट इज इट्स मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस पूछा आपसे, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, ठीक है। दिस इज नथिंग बट एरिया ऑफ अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, दैट मीन्स स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज द मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, ठीक है। आपको यदि नहीं पता तो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 6 जो वीडियो लेक्चर है उसका 27 मिनट पे चले जाइए, तो आपको ये कॉन्सेप्ट रेजिलियंस का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो स्ट्रेन एनर्जी तो ऑलरेडी अपने को दिया हुआ 100 जूल, न्यूटन मीटर दिया हुआ है, तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते तो न्यूटन मिलीमीटर हो गया ये, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका निकाल लेते हैं, तो 50 इंटू 50 स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, और लेंथ कितना है, 5 मीटर, 5 मतलब 5000 मिलीमीटर। सो दिस 30 गॉट कैंसल आउट, दिस जीरो गॉट कैंसल आउट, सो व्हाट इज द वैल्यू, 1/125 न्यूटन मिलीमीटर पर मीटर क्यूब। सो दिस इज द करेक्ट, सो आंसर ए इज द करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे यूनिट दोनों ये समझ पा रहे, न्यूटन मिलीमीटर पर मिलीमीटर क्यूब मतलब स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। सो आंसर ए इज द करेक्ट। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 85 क्वेश्चन देखते हैं। अ सॉलिड मेटल बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया क्या है, यूनिफॉर्म है, दैट मीन्स प्रिज्मेटिक, ठीक है, थ्रू आउट द लेंथ, हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम इट्स अपर एंड, तो इसको क्या किया गया है, ऊपर से ऐसे लटका दिया गया है इसको, ठीक है, हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम द अपर एंड। डिटेल्स ऑफ द बार आर लेंथ इसका है 6 मीटर, 6 मीटर लेंथ है, एंड डेंसिटी जो है मटेरियल का, डेंसिटी आपको दिया हुआ है, यूनिट वेट आप बोल सकते हैं 8 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन पर मिलीमीटर क्यूब। दिस इज गिवन टू यू एंड यंग्स मॉडुलस इज गिवन टू यू 2 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, it should be here per millimeter square. What will be the total elongation, टोटल इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, तो टोटल इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट ये जो होता है वो गामा एल स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ ई होता है, दिस द ड्यू टू सेल्फ वेट। यहाँ पे लिखा नहीं है सेल्फ वेट बट डेंसिटी दिया हुआ, डेट मीन्स सेल्फ वेट से ही इलोंगेशन होगा इसमें, क्योंकि लोड लग नहीं रहा है, फाइन। सो यूनिट वेट अपने को दिया हुआ 8 इंटू 10⁻⁻5 एल स्क्वायर, एल 6 है तो 36 हो गया, 6 इंटू 6 36 एल स्क्वायर इंटू 10⁻, और ये था मीटर में, 6 मीटर है, तो इसको मिलीमीटर में करेंगे तो 10⁻12 से मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻6 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, 10⁻3 इंटू 10⁻3 10⁻6, ओके, एंड ट्वाइस ऑफ ई यंग्स मॉडुलस इक्वल टू 2 इंटू 10⁻5, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो गया 4 2 दिस 5 10, ओके, सो दिस 10⁻5 दिस इज गोइंग टू बी कैंसल आउट, सो व्हाट इज द वैल्यू, 2 इंटू 36 इंटू 10⁻⁻4, that means 72 divided by 10⁻4, so answer will be D here. So D is the correct answer here, okay. So let's see the next question, question number 86. What is the question number 86 is saying,
Let us solve the question number 86. A circular rod of diameter 30 millimeter and length is 200 millimeter, subjected to the tensile force. The extension in the rod is given to you, that is 0.09 millimeter, and length is given to you 200 millimeter, and the change in diameter is given to you 0.0045, and the original dia is given to you 30 millimeter, दिया हुआ है यहाँ पे 30 मिलीमीटर. ओके, तो पॉइजन रेशियो पूछा है. पॉइजन रेशियो इज नथिंग बट lateral strain, that means change in dia by original dia divided by longitudinal strain, change in length by original length. So just take the ratio, very easy question. 0.0045 divided by d naught is 30, change in length 0.09 divided by 200. Okay, so here you will get answer. यहाँ से देख सकते हैं आप कितना आएगा. जस्ट लेट मी कैंसल दिस एंड 0. तो हियर आफ्टर ये पॉइंट हटाने के बाद कितना आएगा, 45 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 0 ये आ गया. इसको हटाने के पॉइंट ऊपर में चला जाएगा आपका 2 0, तो 2 और 4 गया तो यहाँ पे 2 बचा. ठीक है, सो व्हाट इज द वैल्यू यू विल गेट हियर आफ्टर कैलकुलेटिंग question number 87? You will get 80 GPA. This is the correct answer. Okay, now coming to the next, sorry, the question was this 86 na. Fine, not 80 GPA. You will get value 0.32, Poisson ratio 0.32. You can calculate it this, you will get the 0.32. Okay, now let's see the question number 87. Question number 87 for the material having the modulus of elasticity equal to 208. So modulus of elasticity is given to you 208 GPa and Poisson ratio equal to 0.3. They are asking to modulus of rigidity, that means G. So G equal to E divided by 2 1 plus mu. So E is 208 GPa divided by 2 into 1 plus mu equal to 1.3. So this is 104 divided by 1.3. That means it should be less than 104. That means this is not possible. And 104 divided by 1.3. So you will get near to, I think, 80. B answer. 87. Yes. 87 you will get B. And 86 I told you will get B, but it should be C, 0.33. वेरी क्लोज आंसर. ठीक है, तो 86 का C होगा और 87 का B आएगा आपका 80 GPA. फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. 88, क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं. गिवन E as the Young's modulus of elasticity of a material, what can be the minimum value of bulk modulus? bulk modulus का minimum value क्या हो सकता है? तो रिलेशनशिप पता होना चाहिए E के म्यू. सो E इक्वल टू होता है 3K 1 minus 2 म्यू. सो K इक्वल टू E by 3 1 minus 2 म्यू. सो मिनिमम वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. ओके, मिनिमम वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए क्या, ये वैल्यू कितना ज़्यादा हो सकता है, ये जितना ज़्यादा होगा ये K वैल्यू उतना कम होगा. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू होने के लिए दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस. टू मैक्सिमाइज दिस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट म्यू इज मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू. सो मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू इक्वल टू 0 फॉर कॉर्क. ठीक है, सो इफ यू आर गोइंग टू पुट 0 यू विल गेट E by 3. सो दिस इज द मिनिमम value of bulk modulus. Okay, so answer will be B here. Now let's move to the next question, question number 89. question number 89 देखते हैं क्या दिया हुआ आपका. Now see here, a mild steel bar of square cross section 25 millimeter, a mild steel bar बोल रहा है. Okay, and this is a square cross section and the dimension is 25 into 25.
square cross section 25 into 25 millimeter and 1 meter long. This is 1 meter, that means 1000 millimeter long. It is subjected to the biaxial stress Sx 480, and now they are saying that इसको ऐसे बना लेते अपन. This is the bar. Okay, so here it is saying that the x direction 480 is acting 480, and in the y direction it is saying that 400. In the y direction it is saying that x direction 480 tension, y direction 400 compression. So it should be like this. It should be like this, 400. Fine. E is given to 2 into 10 to the power 5 and Poisson ratio is given. What is the elongation of the x direction? X direction में elongation पूछा अपने से. So strain निकाल लेते पहले. x direction में strain क्या होगा? Strain होता है अपना 480 डिवाइडेड बाई E. माइनस और माइनस ये कंप्रेसिव है तो यहाँ पे प्लस हो गया. म्यू है अपना 0.3 into 400 by E. Okay, so strain in the direction of x equal to, you can see here what is the value you are getting, 480 plus, so 40 into 3 120 divided by E, that means 600 divided by E. We know that the Ex is nothing but equal to change in length divided by original length. Original length was 1000 millimeter. So what is the elongation? Elongation is nothing but delta L equal to 600 into 1000 divided by E, 2 into 10 to the power 5. So 3 2 5 5 2 3. So 3 is the answer. Answer is the D. Okay. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 90. क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं क्या है. ओके, क्वेश्चन नंबर 90 यू कैन सी हियर. A mild steel rod tapers uniformly from 30 millimeter to diameter to 12 millimeter diameter. So this is the question of the tapered bar. So tapered bar का क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका जो 30 मिलीमीटर डायमीटर से ये टेपर्ड हो गया है कितना, 12 मिलीमीटर डायमीटर पे. सो दिस इज द वैल्यू, दिस वैल्यू इज 12 and this is the 30 and the rod subjected to the axial load is 12 kilonewton. Okay, 12 kilonewton load is acting. So E is given to, what is the extension? Elongation equal to 4PL by pi E d1 d2. This is the expression. Okay, if you आपको नहीं पता है ये एक्सप्रेशन तो आप जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 8 वीडियो देख लीजिए, आपको डिटेल इसका पता चल जाएगा. इलोंगेशन ड्यू टू सल्फेट. ओके, सो 4 into P is given to you 12 kilonewton, that means 12 into 10 to the power 3 Newton. Length is given to you mild steel. So length, what is the extension of the rod in millimeter? Length is 300 millimeter. Length is given to you 300 millimeter divided by pi. E is given to you 2 into 10 to the power 5. D1 is 30, D2 is 12. So 30 into 10. Okay, so this is 3 10 4. So this is 4 got cancel out. This 12 got cancel out. So what is the value we are getting? This 2 and 4 2 and 2 and here 5. So 1 by 5 pi. So answer is D. So 90, the answer is D. This is clear. So let's move to the next question. Question number 91. Poisson ratio is defined as the, Poisson ratio is defined as the ratio of the lateral strain to the longitudinal strain. Very easy question. So B is the correct answer. Fine. So let's move to the next question. Question number 92. Let's see the question number 92. Okay, so this is the numerical type of question.
सो वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। यू कैन सी हियर a prismatic bar ABC is subjected to the axial load of 25 kN, the reactions RA and RC will be। तो RA and RC पे रिएक्शन पूछा है, तो let us assume here the RA is, let us assume here RA is and this is RC। okay, as we know that net will be in equilibrium, so RA minus 25 plus RC that must be equal to 0। that means RA equal to R25 minus RC। so this is clear, up to this is clear, no any problem, fine। now let us in case of this type of bar we have to make the section, we have to draw the FBD। so we have चलो इस बार के दो पार्ट में डिवाइड के लिए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 पहले कट करके अलग करके देखते हैं। पार्ट 1, तो पार्ट 1 में यहाँ पे क्या लगाया, RA। टू मेक दिस इन इक्विलिब्रियम Fx इक्वल टू 0 द हियर ऑल्सो शुड बी RA। अपने को यहाँ पे लगा इंटरनल, हमें ये नहीं देखना है, ठीक है, ये अभी नहीं देखना, ठीक है। तो यहाँ पे बस RA लग रहा था, RA लगाया और कट किया, तो यहाँ पे RA लगा के बैलेंस कर दिया। चलिए नाउ कमिंग टू पार्ट 2। अब पार्ट 2 जब बनाए तो अब बात आता है यहाँ पे अब लगेगा कितना। ये जो फेस है कॉमन फेस, ये इस फेस पे लगेगा कितना। ओके, ये दोनों फेस कॉमन है, अपने को पता है यहाँ पे RA है, यहाँ पे अभी यदि इन दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं, राइट नाउ इफ यू आर गोइंग टू ज्वाइन दिस टू वी आर गेटिंग RA, ठीक है। बट हमें कितना चाहिए, 25। समझ पा रही चीज़ों को। तो हम ऐसा करते हैं इस डायरेक्शन में, लेटस से यहाँ पे एक अप्लाई करते हैं हम RA माइनस 25, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं, यदि आपको ज़्यादा डॉट है तो मैं यहाँ पे F अप्लाई किया हूँ। अपने को इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद कितना चाहिए, 25 इस डायरेक्शन में चाहिए। दैट मीन्स इन दोनों को अभी ज्वाइन करने के बाद RA माइनस F का वैल्यू कितना चाहिए, 25। तो F का वैल्यू कितना हो जाएगा, F का वैल्यू हो जाएगा RA माइनस 25, ठीक है। ओके, सो नाउ द इक्विलिब्रियम इक्वेशन हियर आल्सो शुड बी RA माइनस 25, ठीक है। तो चेक करने के लिए ये सही है या नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू आया RA माइनस 25, दिस इज नथिंग बट यहाँ का जो है अपोजिट डायरेक्शन का वैल्यू, यहाँ पे इस डायरेक्शन, मतलब ये वैल्यू कितना है, 25 माइनस RA, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं RC इक्वल टू 25 माइनस RA ही आएगा। ओके, सो दिस इज करेक्ट। चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें इलोंगेशन कितना होगा, पार्ट 1 में इलोंगेशन कितना होगा, PL/E RA इंटू L इज 12 बाई AE, एंड पार्ट 2 में इलोंगेशन कितना होगा, RA माइनस 25 L इज 3L बाई AE। नाउ यू कैन सी हियर, ये दोनों साइड से फिक्स किया हुआ, तो नेट इलोंगेशन कितना होगा, नेट इलोंगेशन 1 + 2। नेट तो ये इलोंगेट होगा ही नहीं क्योंकि दोनों साइड से फिक्स किया हुआ है आपका। ओके, तो चलिए इसको प्लस L1 + L2 इक्वल टू 0। सो RA इंटू ट्वाइस ऑफ L बाई AE प्लस RA माइनस 25 थ्राइस ऑफ L बाई AE, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। सो यहाँ से क्या इक्वेशन बना है, ट्वाइस ऑफ RA प्लस 3 टाइम्स ऑफ RA माइनस 75, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स 5 ऑफ RA, दैट मस्ट बी इक्वल टू 75। सो RA इक्वल टू 15। सो व्हाट वी गॉट, RA इक्वल टू 15। सो RC कितना आ जाएगा, ऊपर से आप देख लीजिए, RA माइनस RC इक्वल टू 25 माइनस RA, दैट मीन्स 10। सो RA इज 15, RC इज 10। RA इज 15 एंड RC इज 10। नेगेटिव का मतलब यहाँ पे ये हमने RA ऐसे लगाया, RA RC, वो RA ऐसे लगाया, उल्टा लगाया, बट समेशन तो वही है ना, वैल्यू तो वही है, RA 15 और RC 10।
ओके, सो दिस इज द आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 93. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फेल्यूर अकर्स बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट. Now, first you can see here this line. Which of these are considered in the theory of failure? तो theory of failure में क्या क्या चीज़ consider किया जाता है. ठीक है, theories of failures में क्या क्या चीज़ consider किया जाता है. So first, failure occurs beyond the elastic limit. पहला है. Second, rupture takes place immediately after the elastic limit. Permanent sets occurred beyond the elastic limit. अब ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पार्ट 4 में. सो दिस इज द परफेक्टली करेक्ट. ठीक है, परमानेंट सेट होता है इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा यदि आप लोडिंग कर दोगे तो उसमें परमानेंट सेट होता है. फाइन, सो दिस इज परफेक्टली करेक्ट. नाउ रप्चर टेक प्लेस इमीडिएटली आफ्टर द इलास्टिक लिमिट, ये गलत है क्योंकि अपने को डायग्राम पता है. जैसे हम, ये है इलास्टिक लिमिट, इमीडिएटली इलास्टिक लिमिट पे रप्चर नहीं होता, इल्डिंग होता है. ठीक है, रप्चर तो यहाँ पे होगा जाके ब्रेक फ्रैक्चर पॉइंट पे. तो ये दिस इज रॉन्ग. फेल्यूर अकर्स बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट. हाँ, एज्यूम कर लेते हैं फेल्यूर अकर होगा बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, बट रप्चर नहीं होगा. सो 1 and 3 इज करेक्ट. सो आंसर विल बी बी हियर. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 94. नाउ सी हियर. कंसीडर द फॉलोइंग सैलिएंट पॉइंट्स इन ए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ ए माइल्ड स्टील. माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से क्वेश्चन है. चलिए देखते हैं माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से क्वेश्चन. नाउ सी दिस क्वेश्चन. Yield point, breaking point, yield plateau, proportional limit, ultimate limit. Correct sequence in which they occurs while testing the mild steel bar in tension from initial zero strain to failure. तो अपने को ये पता होना चाहिए जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है उसमें कैसे कैसे कौन सा पॉइंट आता है. सो दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. तो पहले आता है ए प्रोपोर्शनल लिमिट. ए जो है प्रोपोर्शनल लिमिट आता है, proportional limit. Then after you will get, this is B, elastic limit. Elastic limit. C, upper yield point. Upper yield point. And C dash, this is C dash, lower yield point. Lower yield point. Now C dash D, this is the horizontal portion. C dash D, this is known as yield plateau. Yield plateau, Plateau. Okay, and this E is known as ultimate point. Ultimate point, and this point F is known as fracture point. Fracture point. Now see here. तो जीरो स्ट्रेन से जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो कौन कौन सा पहले आएगा. तो पहले तो आपका देख रहा है यहाँ से प्रोपोर्शनल लिमिट पहले आएगा 4. 4 इज कमिंग फर्स्ट. देन आफ्टर यहाँ से आप देख सकते हैं तो इलास्टिक लिमिट तो इसमें है नहीं, अपर यील्ड पॉइंट नहीं है, यील्ड पॉइंट है, दैट मीन्स लोअर यील्ड पॉइंट. तो यील्ड पॉइंट उसके बाद आया 1. उसके बाद यील्ड प्लेटू आएगा C dash D 3. देन आफ्टर जो है आपका अल्टीमेट पॉइंट आएगा 5 और उसके बाद ब्रेकिंग पॉइंट आएगा, दैट मीन्स फ्रैक्चर पॉइंट 2. सो 41352 सी इज द करेक्ट आंसर. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. और बिफोर, यदि आपको नहीं पता ये स्ट्रेस स्ट्रेन का, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 4 वीडियो लेक्चर पे पहुंच जाइए, आप बहुत डिटेल में आपको ये समझ आ जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 95. लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 95. 95 question you can see here. The material in which the large deformation is possible before absolute failure by rupture take place is known as. तो कोई भी मटेरियल जिसमें कि बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन हो सकता है, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेन जो है पॉसिबल है. ठीक है, ज़्यादा डिफॉर्मेशन हो सकता है तो वो क्या होगा, डक्टाइल मटेरियल होता है जिसमें ज़्यादा डिफॉर्मेशन हो सकता है, डक्टाइल मटेरियल. सो आंसर विल बी ए. ठीक है. Now coming to the next question, question number 96. A material is incompressible if its Poisson ratio is 0.5. Now see here, we know that volumetric strain is 1 minus 2 mu by E, sigma x plus sigma y plus sigma z.
आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आप जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 7 वीडियो देख लीजिए 52 मिनट्स पे, तो आपको ये पूरा चीज़ पता चल जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू 1 माइनस 2 म्यू बाई यू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। तो अभी जब हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब क्या है, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। जब मैं म्यू का वैल्यू 0.5 पुट कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस 2 म्यू का वैल्यू 0 आ जाएगा, डेट मीन डेल्टा भी का वैल्यू 0 आ जाएगा। मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या हुआ, 0, नो चेंज इन वॉल्यूम, मतलब इनकम्प्रेसिबल मटेरियल, कंप्रेस ही नहीं होगा। सो मटेरियल इज इनकम्प्रेसिबल if its poison ratio is 0.5, perfectly correct. Coming to next, the bulk modulus K is related to the modulus of velocity E and the poison ratio mu as per the well known relationship. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। So answer will be B here. 96 का आंसर क्या हो जाएगा आपका B, क्योंकि A से उसका कोई रिलेशनशिप नहीं। ये बोला नीचे में K E एंड दैट मीन्स E इक्वल टू 3K 1 माइनस म्यू 1 माइनस 2 म्यू, ये रिलेशनशिप है। के एंड ई के बीच में रिलेशनशिप है म्यू के साथ, ओके। तो ये अलग है, ये अपना अलग स्टेटमेंट है, तो इसलिए आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं क्या है। इफ ए मटेरियल हैज आइडेंटिकल इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल द डायरेक्शन, तो हम और सपोज ये मटेरियल है एक पॉइंट के, इसके चारों ओर का प्रॉपर्टी, इसके चारों ओर का प्रॉपर्टी सेम है इन ऑल द डायरेक्शन, तो हम बोलते हैं उसको आइसोट्रोपिक, ओके। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू सर्कुलर माइल्ड स्टील बार ए एंड बी ऑफ इक्वल लेंथ, दो सर्कुलर माइल्ड स्टील का बार है। सपोज एक ये हो गया, दूसरा बार है, ओके। तो दो सर्कुलर बार है माइल्ड स्टील का, एक का डायमीटर डी है 2 सेंटीमीटर, दूसरा का डायमीटर है 3 सेंटीमीटर। तो देखिए this is 2 centimeter dia and another is 3 centimeter dia, okay। each is subjected to a tensile load P, तो दोनों पे जो है हम टेंसाइल लोड लगा दिया P and P। then the ratio of the elongation, तो इसमें कितना elongation होगा, डेल्टा L इक्वल टू पी एल बाई ए, P इंटू एल बाई ए मतलब पाई बाई 4 इंटू 2 का होल स्क्वायर E। यहाँ पे इलोंगेशन कितना हो जाएगा, P इंटू एल पाई बाई 4 इंटू 3 का होल स्क्वायर, डेट मीन्स 9 इंटू ई। दोनों का रेशियो ले लो ए एंड बी का, ए एंड बी। सो डेल्टा एल बी दैट इज नथिंग बट 4 डिवाइडेड बाय डेल्टा एल ए, दैट मीन्स नथिंग बट 9 डिवाइडेड बाय 4, यू विल गेट आंसर। So D is the correct answer, 98D. So let's move to the next question, question number 99. Question number 99 देखते हैं क्या है। So see the question number 99. A mild steel rod tapered from 24 millimeter dia to 12 millimeter. तो ये बोल रहा है माइल्ड स्टील का बार है जो 24 से 12 मिलीमीटर टेपर्ड हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे कितना है 12 मिलीमीटर, ये कितना है 24 मिलीमीटर, ओके। एंड लेंथ कितना है इसका 400 मिलीमीटर, ओके। एंड 12 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी इससे पहले अपन सॉल्व कर चुके हैं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम इससे पहले भी ये पूछा जा चुका है, ठीक है। अभी जस्ट पहले देखे थे ये, ठीक है। और E इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ है। तो इलोंगेशन एक्सटेंशन पूछा है टेपर्ड बार के लिए 4PL पाई E D1 D2। तो अभी इससे पहले जस्ट इसको सॉल्व किए थे, ठीक है। तो वैल्यू कितना आया था 1/5 पाई आया था वैल्यू, ठीक है। कितना आया था 1/3 पाई आया था समथिंग वैल्यू, लेट अस चेक। तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ये फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा, तो आंसर जो है 1/3 पाई, ओके। आंसर इज 1/3 पाई। सो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 100th क्वेश्चन आज का। 100th क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 100। द पॉइजन रेशियो ऑफ ए मटेरियल इज 0.3, देन द रेशियो ऑफ द यंग्स मॉडुलस टू द बल्क मॉडुलस। रिलेशनशिप बिटवीन द यंग्स मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस इज दिस, okay। So they are asking to ratio of the Young's modulus to the bulk modulus equal to, that is 3 into 1 minus 2 mu. If the Poisson ratio is 0.3, that means 3 into
1 minus 0.6, that means 1.2. So C is the correct answer. Okay, now coming to the next, that they are asking to you relationship between E यंग्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मतलब C मतलब G के बारे में बोल रहा है, ठीक है, एंड K बल्क मॉडुलस, इन तीनों में रिलेशनशिप क्या होता है? तो E इक्वल टू 9 kg by 3k प्लस जी, 9 kg by 3k प्लस जी, दिस इज द रिलेशनशिप। आपको नहीं पता है तो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 7 52 मिनट पे वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ पा रही चीज़ों को। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। नाउ सी हियर, सी दिस स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट इज गिवन टू यू, दे आर आस्किंग टू यू द करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट दे आर आस्किंग टू यू। ओके, सो करेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट, इन द डक्टाइल मटेरियल इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज मोर प्रिडोमिनेंट देन द प्लास्टिक वन। गलत है, जो डक्टाइल मटेरियल होता है उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिक तो ये डक्टाइल मटेरियल, इलास्टिक तो इतना ही है, यह है इलास्टिक, बाकी जितने भी है ये पूरा प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ज़्यादा होता है, तो ये गलत हो गया, 1 इज रॉन्ग। सो 1 इज रॉन्ग, दैट मीन दिस स्टेटमेंट ये हो नहीं सकता है। 2, ब्रिटलनेस इज नॉट एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, बिल्कुल सही है, कोई भी मटेरियल ब्रिटल है ये एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं है। एक ब्रिटल मटेरियल डक्टाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर जो है एक ब्रिटल मटेरियल डक्टाइल की तरह बिहेव करता है, तो ये एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं है, तो 2 इज परफेक्टली करेक्ट, ठीक है। कमिंग टू द 3, रेट ऑफ लोडिंग हैज नो इन्फ्लुएंस इन द चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ द मेटल फ्रॉम द डक्टाइल टू ब्रिटल। तो अब जब यहाँ पे रेट ऑफ लोडिंग जो बोल रहा है, ठीक है, उसका कोई भी रेट ऑफ लोडिंग हैज no influence on the changing the behavior of a metal from the ductile to brittle at low temperature, ठीक है। लो टेम्परेचर जो है वहाँ पे कोई भी जो डक्टाइल मटेरियल है वो ब्रिटल की तरह बिहेव करेगा, एट लो टेम्परेचर डक्टाइल मटेरियल जो है वो ब्रिटल की तरह बिहेव करता है, तो ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। कमिंग टू 4, अंडर हाइड्रोस्टेटिक कंप्रेशन अ ब्रिटल मेटल में चेंज इनटू द डक्टाइल, बिल्कुल सही है। जब हम कोई भी बॉडी को हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन में रखेंगे, दैट मीन्स चारों ओर से इसका कंप्रेसिव फोर्स लगा दें, ऑल द डायरेक्शन से कंप्रेसिव फोर्स लगा दें, हाइड्रोस्टेटिक लोडिंग हो गया, तो ये जो है एक तरह से डक्टाइल मटेरियल की तरह बिहेव करता है जब इसका लोडिंग किया जाता है, तो ठीक है, तो 2 and 4 इज द करेक्ट, सो आंसर विल बी डी हियर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 तक देख लिए। तो आप जो है प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, फाइन। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, कुछ भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज में। तो तब तक आप जो है इसको रिवाइज कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बाकी सारे इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी देख लीजिए, ठीक है। सो इफ़ यू हैव एनी सजेशन, आपका कुछ भी सजेशन हो स्पीड को लेके या फिर लैंग्वेज को लेके, किस में बोलना है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बेझिझक आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है, उसके हिसाब से मैं इम्प्रूव करूँगा। चलिए तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर, मीट यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज।